आज हम कक्षा 7 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 का दूसरा अध्याय पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है दादी माँ। इस कहानी में लेखक ने अपने और अपनी दादी के लगाव और स्नेह से भरे रिश्ते के बारे में बताया है। इसमें उन्होंने दादी के स्वभाव की विभिन्न बातों के बारे में बताया है, विभिन्न पक्षों का वर्णन किया है। इसमें दादी जी के साहस के बारे में भी बताया गया है तथा इस कहानी के माध्यम से लेखक ने बड़े बुजुर्गों का घर में क्या महत्व होता है ये भी दर्शाया है। ठीक है, आगे पाठ पढ़ने से पहले हम कुछ हिंदी महीनों के नाम देखते हैं। हिंदी कैलेंडर के अनुसार जो महीनों के नाम हैं उनको देखते हैं, क्योंकि लेखक ने इस कहानी में बार बार इनमें से कई महीनों का जिक्र किया है जिनका आपको पता होना चाहिए। तो हिंदी कैलेंडर के अनुसार सबसे पहला महीना होता है चैत्र, और चैत्र मास कब आता है? मार्च या अप्रैल में, मार्च और अप्रैल में। वैशाख अप्रैल और मई, ज्येष्ठ मई और जून, आषाढ़ जून जुलाई में, श्रावण या सावन बोलते हैं जिसको, जुलाई अगस्त, भाद्रपद अगस्त सितंबर, और आश्विन का महीना सितंबर और अक्टूबर। आश्विन को कवार का महीना भी कहा जाता है। ठीक है, आश्विन को कवार का महीना भी कहा जाता है। कार्तिक मास कब आता है? अक्टूबर और नवंबर। मार्गशीर्ष नवंबर और दिसंबर, और पौष का महीना दिसंबर और जनवरी, और माघ का महीना जनवरी और फरवरी में। ठीक है, और कुछ इनके पहला भारतीय महीनों के नाम। पहला है चैत्र, दूसरा वैशाख, तीसरा ज्येष्ठ, चौथा आषाढ़, पांचवा श्रावण या सावन, छठवा भाद्रपद या भादो, सातवां आश्विन जिसको कवार भी कहते हैं, आठवां कार्तिक, नौवां मार्गशीर्ष, और मार्गशीर्ष को और क्या कहा जाता है? अगहन। मार्गशीर्ष को अगहन भी कहा जाता है। 10वां महीना है पौष या पुष भी बोलते हैं इसको, पूष। 11वां माघ, और 12वां है फाल्गुन या फागुन। ठीक है, यह कहानी एक संस्मरण के रूप में है। संस्मरण अर्थात जो किसी की याद में लिखा गया हो। ठीक है, तो लेखक को अपने बड़े भाई की चिट्ठी मिलती है, पत्र मिलता है, जिसके द्वारा उसे पता लगता है कि उनकी दादी जी अब इस दुनिया में नहीं रही। ठीक है, तो उस पत्र को पढ़कर लेखक को बहुत दुख होता है तथा उसे अपनी दादी की तथा अपने गांव की सारी यादें याद आती हैं, उसकी सारी यादें ताज़ा हो जाती हैं। तो क्या सोचता है वो, क्या याद आता है उसको? मुझे लगता है मानो कवार के दिन आ गए हैं। कवार मतलब आश्विन का महीना, सितंबर या अक्टूबर में। कवार के दिन आ गए हैं, मेरे गांव के चारों तरफ पानी ही पानी हिलोरे ले रहा है, अर्थात चारों तरफ गांव पानी से भरा हुआ है। दूर के सिवान से, दूर के क्षेत्रों से बहकर आई हुई साई और मोथा की अधगली घासें, ये अलग अलग तरह की घासें हैं, गेहूर, वन प्याज की जड़ें तथा भिन्न भिन्न प्रकार की बरसाती घासों के बीज पानी के साथ सड़कर एक अजीब गंध छोड़ रहे हैं। ठीक है, अजीब गंध मतलब स्मेल छोड़ रहे हैं। बीच रास्तों में कीचड़ सूखा हुआ है, बीच बीच के रास्तों में कीचड़ सूखा हुआ है। गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे तालाबों में धमाके से कूद रहे हैं। ठीक है, जब गंदा पानी होता है तो उसमें से झाग वगैरह निकलने शुरू हो जाते हैं, तो गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे तालाबों में कूदकर खेल रहे हैं। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। ठीक है, अलग अलग मौसम की अलग अलग खासियत या विशेषता होती है। आषाढ़ में जामुन और आम न मिले तो चिंता नहीं, आषाढ़ के महीने में अगर जामुन और आम न मिले तो कोई बात नहीं। अगहन में मार्गशीर्ष माघ का महीना, गुड़ और चिवड़ा न मिले तो भी दुख नहीं होता। और चैत्र के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी न मिले, ये भी खाने की चीज़ है एक, गुड़ की पट्टी न मिले तो कोई अफसोस नहीं। पर कवार के दिनों में यानी आश्विन के महीने में इस गंधपूर्ण
इस गंध से भरे हुए झाग भरे पानी में अगर कूदने को न मिले तो बहुत बुरा मालूम होता है। ठीक है, बचपन में लेखक अपने दोस्तों के साथ उस झाग भरे पानी में खेलता था, तो हर आश्विन के महीने में उसको वो बातें याद आती हैं कि भले ही और मौसम में और चीज़ें न मिले, लेकिन अगर कवार के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे पानी में कूदने को न मिले या कूदने का मौका न मिले तो उसको बहुत बुरा लगता है। मैं अंदर हुड़क रहा था। हुड़क होता है किसी चीज़ की इच्छा। ठीक है, तो मैं अंदर हुड़क रहा था। 2-1 दिन ही तो कद सका था। 2-1 दिन ही तो कूद सका था। कद सका था नहीं, यहाँ आएगा कूद सका था, मतलब उस पानी में मैं 2 ही दिन कूद पाया और मेरे अंदर एक हुड़क थी। हुड़क मतलब उस पानी में और कूदने की इच्छा थी। नहा धोकर बीमार हो गया। 2 ही दिन मतलब कूदा था उसमें और वो क्या हो गया, लेखक बीमार हो गया उस पानी में कूदने के कारण। हल्की बीमारी न जाने मुझे क्यों अच्छी लगती है। थोड़ा थोड़ा ज्वर हो, सर में हल्का दर्द। ज्वर होता है बुखार। थोड़ा थोड़ा ज्वर हो, सर में हल्का दर्द और खाने के लिए दिन भर साबू और नींबू। मतलब वो 2-3 दिन उसमें पानी में नहाया ना, तो वो बीमार हो गया। तो क्या हुआ, हल्का हल्का बुखार हो गया, सिर में हल्का दर्द हो गया और खाने के लिए उसको क्या मिलता, दिन भर साबू और नींबू। कौन पका के देता था उसको, उसकी दादी माँ। लेकिन इस बार ऐसी चीज़ नहीं थी। लेकिन जब अब लेखक बीमार हुआ तो उसको ऐसी चीज़ खाने की कुछ नहीं मिलेगी। ठीक है, क्योंकि दादी माँ तो अब रही नहीं। जवर जो चढ़ा तो बस चढ़ता ही गया। बुखार मतलब चढ़ा तो चढ़ता ही गया, उतरने का नाम नहीं ले रहा था। रजाई पर रजाई और उतरा रात 12 बजे के बाद। लेखक को रजाई पर रजाई ओढ़ाई गई, लेकिन बुखार उतरा नहीं। और जब उतरा तो कब उतरा, रात को 12 बजे के बाद। दिन में मैं चादर लपेटे सोया था। दिन में लेखक चादर लपेट कर सो रहा था। दादी माँ आई, वो शायद नहाकर आई थी उसी झाग वाली पानी में। दादी माँ बाहर से आई तो शायद वो उसी में झाग वाले पानी में नहाकर आई थी, क्योंकि उसके सारे कपड़े गीले थे। दुबले पतले सने सने तन पर सफ़ेद किनारीहीन धोती, सन से सफ़ेद बालों के सिरों पर सद्य टपक के जल की शीतलता। कैसी लग रही थी, दुबला पतला उसका शरीर था और उस शरीर पर सफ़ेद किनारीहीन साड़ी, धोती यानी साड़ी पहने हुई थी और सन से सफ़ेद उसके बाल थे। सद्य होता है अभी तक। सद्य क्या होता है, अभी तक। ठीक है, और उसके बालों से पानी अभी तक टपक रहा था। आते ही उन्होंने मेरे सर पेट छुए। दादी माँ ने आते ही मेरे सर को छू के देखा और पेट को छू के देखा। अपने आंचल की गांठ खोल, अपने आंचल अपने पल्लू की गांठ को खोल कर किसी अदृश्य जो दिखाई न दे शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली। ठीक है, अपने पल्लू की गांठ खोली और पल्लू से किसी अदृश्य जो दिखाई न दे ऐसी शक्तिधारी धारण करने वाले के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली और माथे पर लगाई। उस मिट्टी से क्या किया दादी माँ ने, वो लेखक के मुंह में डाली और उसके माथे पर लगाई। रात दिन चारपाई के पास बैठी रहती। जब लेखक बीमार हुआ बचपन में तो दादी क्या करती थी, दिन रात उसके पास बैठी रहती। कभी उसे पंखा जलती तो कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती, तो कभी भी मतलब बुखार के कारण जलते हुए हाथ पैरों को कपड़े से सहलाती। मेरे सर पर दालचीनी का लेप करती, दालचीनी का लेप लगाती बुखार उतारने के लिए और 20 बार छू छू कर बुखार का अनुमान करती और 20 बार लेखक को छू छू कर बुखार देखती थी कि ज्वर उतरा है या नहीं उतरा है, हांडी में पानी आया कि नहीं। ठीक है, उसे पीपल की छाल से छोंका कि नहीं। ये कई चीज़ें हैं जो बुखार के लिए की जाती हैं गांव में। खिड़की में मूंग की दाल बिल्कुल मिल तो गई है। ये सारी चीज़ें दादी माँ सोचती रहती थी। कोई बीमार के घर में सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया। और क्या सोचती कि बीमार के घर में कोई सीधे बाहर से आया और चला गया हो। यदि आदि लाखों प्रश्न पूछ कर और घर वालों को परेशान
कर देती। ये सारे प्रश्न घर वालों से पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती। तो यहाँ दादी माँ की क्या दिखाई गई है, चिंता दिखाई गई है अपने बच्चों के प्रति। दादी माँ को गवई गांव की 50 तरह की दवाओं के नाम याद थे। दादी माँ को बीमारी की अनेकों 50 दवाओं के नाम याद थे। गांव में अगर कोई बीमार होता तो उसके पास पहुंच जाती और वहां भी वो यही काम करती। गांव अपने ही घर में नहीं बल्कि अगर गांव में भी कोई बीमार हो जाता था तो दादी माँ उसकी इतनी ही सेवा करती थी। हाथ छूना, पेट छूना, माथा छूना, फिर भूत से लेकर निमोनिया, सरसाम, मलेरिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती थी। ठीक है, मतलब हाथ छू कर, पेट छू कर, माथा छू कर तो अलग अलग बीमारियों के अनुमान लगा देती थी। विसूचिका और महामारी के दिनों में प्रतिदिन, विसूचिका होती है डायरिया, हैजा। विसूचिका और महामारी के दिनों में प्रतिदिन सवेरे जल्दी उठकर स्नान के बाद लवंग होती है लौंग और गुड़ मिश्रित जलधार, गुड़ मिला हुआ जलधार, धूप और गूगल सफाई कोई उनसे सीख ले। ठीक है, उठकर करती थी। दवा में अगर देर होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, गिलाफ या चादर नहीं बदले जाते तो वो जैसे पागल हो जाती थी। मतलब जो बीमार व्यक्ति है उसकी साफ सफाई का, वो उनकी दवाइयों का बहुत ध्यान रखती थी। टाइम से दवाई देना, समय पर सफाई करना, सब कुछ। ठीक है, अगर समय से ये काम नहीं होते तो वो पागल हो जाती थी। किससे? गुस्से से पागल हो जाती थी। जवर तो मुझे अब भी आता है, नौकर, मतलब जवर तो लेखक को बुखार तो अब भी हो जाता है, लेकिन अब क्या होता है, नौकर पानी दे जाता है, मैस महाराज अपने मन से पकाकर साबू या खिचड़ी दे जाते हैं। ठीक है, जो रसोइया होता है वो अपने मन से कुछ भी पका देता है, कभी साबूदाना बना देता है, कभी खिचड़ी बना देता है। डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं और कुनैन मिक्सचर की शीशी की तिताई के भय से बुखार भाग भी जाता है। ठीक है, और डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देखकर क्या दे जाते हैं, कुनैन नामक दवाई दे जाते हैं और उसके डर से ही बुखार भाग जाता है। लेकिन न जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं होता कि जल्दी से बुखार भाग जाए, ऐसा बुखार बुलाने का जी नहीं करता। क्यों? क्योंकि अगर बुखार कई दिनों तक रहे तो दादी माँ का प्यार उसे कई दिनों तक मिलता रहे। ठीक है, आगे और बताता है लेखक, क्या बताता है, किशन भैया की शादी ठीक हुई, दादी माँ के आनंद और उत्साह का क्या कहना, पूरे दिन गायब रहती, सारा घर जैसे उन्होंने अपने सर पर उठा लिया हो। उसके किशन भैया की शादी तय हो गई तो दादी बहुत खुश थी और दादी के मन में बहुत उत्साह था। दादी घर के काम काज के लिए पूरे दिन गायब रहती, सारा घर उन्होंने अपने सिर पर उठा लिया हो। पड़ोसी ने आती, बहुत बुलाने पर दादी माँ आती, बहन बुरा न मानना, कार परोजन का घर जो ठहरा। मतलब पड़ोसी ने दादी को बुलाने आती तो बहुत देर बाद जाती और कहती कि बहन बुरा मत मानना, शादी ब्याह का घर है, एक काम भी अगर अपने हाथ से न करूं तो होने वाला नहीं है। मतलब शादी ब्याह का घर है, अगर मैं एक काम भी अपने हाथ से नहीं करूं तो वो काम होने वाला नहीं। जानने को तो यो सभी जानते थे कि दादी माँ कुछ भी करती नहीं। मतलब आस पड़ोस के लोगों को, सबको पता था, रिश्तेदारों को, कि दादी माँ कोई काम नहीं कर पाती हैं, लेकिन किसी काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तुतः देरी का कारण बन जाती। ठीक है, लेकिन वो हर काम को अपनी उपस्थिति में रहकर करवाना चाहती थी, किसी भी काम में वो अनुपस्थित रहना नहीं चाहती थी। उन्हीं दिनों की बात है, एक रोज़ दोपहर को मैं घर लौटा। उन्हीं दिनों की बात है जब लेखक दोपहर को घर लौटा। बाहरी निक्षार में, बाहरी क्षेत्र में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी, किसी को धमका रही थी, डांट डपट रही थी किसी को। देखा पास के एक कोने में दुबकी रामी की चाची खड़ी है। तो लेखक ने देखा कौन खड़ी है,
पास के एक कोने में दुबकी हुई रामी की चाची खड़ी है। सोने होगा धन्नो। उसका क्या नाम है? रामी की चाची का नाम धन्नो। उसको कह रही थी कि ऐसे काम नहीं चलेगा धन्नो, रुपए मैं सूद के आज दे दे। उस धन्नो ने है ना दादी से ब्याज ले रखा था और दादी कह रही थी ऐसे काम नहीं चलेगा, अब तू ये सारे पैसे मुझे ब्याज समेत दे दे, घर में हमारे शादी है। तेरी आंख में तो कोई शर्म है नहीं, तुझे तो बगैर मांगे रुपए देने नहीं, तेरे को तो शर्म आती नहीं। मांगने के वक्त कैसी आई है, अब मैंने पैसे मांगे हैं तो देने से मना कर रही है। पैरों पर नाक रगड़ती फिरी पर किसी ने एक पाई भी नहीं दी। मतलब जब पैसे लेकर गई थी तब सबके नाक पर पैर रगड़ रही थी और किसी ने तुझे पैसे नहीं दिए, तब मैंने ही तुझे पैसे दिए थे। अब लगी है आज कल करने, फसल में दूंगी फसल में दूंगी, और आज जब मैं मांग रही हूँ तो बहाने बना रही है कि आज दूंगी कल दूंगी, फसल कटेगी तब दूंगी। अब क्या तेरी खातिर कोई दूसरी फसल कटेगी? अब क्या तेरे पैसों के लिए कोई दूसरी फसल कटेगी? फसल तो कट चुकी है। फिर क्या बोल धन्नो क्या कहती है? दूंगी मालकिन। रामी की चाची रोती हुई दोनों हाथों से आंचल पकड़े दादी माँ के पैरों की तरफ झुकी। तो रामी की चाची ने रोते हुए उससे माफ़ी मांगी और कहा कि दादी मैं आपके पैसे ज़रूर दूंगी, लेकिन मेरी बिटिया की शादी है, आप दया न करेंगी तो उस बेचारी का निस्तार कैसे होगा। ठीक है, दादी जी से कह रही थी कि अगर आप दया नहीं दिखाएंगी तो उस बेचारी की शादी कैसे पूरी होगी। आगे है, चल हट हट अभी नहा के आ रही हूँ। दादी माँ पीछे हट गई, उसको धमकाया कि चल पीछे हट, मैं नहा के आ रही हूँ, और ऐसा कह के दादी पीछे हट गई। जाने दो न दादी। लेखक ने कहा कि दादी जी उसको जाने दो। इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गरज से कहा। दादी का गुस्सा ठंडा करने के लिए उसने कहा कि दादी जी इसको जाने दो, वो बेचारी गरीब है, दे देगी कभी, वो बेचारी गरीब है कभी दे देगी, पैसे फिर दे देगी। चल चला है समझाने। उसने लेखक को भी धमकाया कि चल मुझे चला है समझाने। मैं चुपके से आंगन की तरफ चला गया। लेखक चुपके से चुपचाप आंगन की तरफ चला गया। कई दिन बीत गए। मैं इस प्रसंग को मतलब इस बातचीत को बिल्कुल भूल सा गया था। लेखक मतलब जो रामी की चाची और दादी के बीच बातचीत हुई थी उसको बिल्कुल भूल सा गया था। फिर एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली। वह दादी को पूतो फलो दूधो नहाओ का आशीर्वाद दे रही थी। तब मैंने पूछा क्या बात है धन्नो चाची? तो उसने विह्वल होकर कहा मैं उरीन हो गई बेटा। उरीन मतलब ऋण से मुक्त हो गई बेटा, भगवान भला करे हमारी मालकिन का। तो मतलब दादी के बारे में कह रही थी कि भगवान भला करे हमारी मालकिन का, कल ही आई थी और पीछे का सारा रुपया छोड़ दिया, मतलब पीछे का सारा कर्ज माफ़ कर दिया, और ऊपर से मुझे 10 रुपये का नोट देकर बोली